तो हम लोग जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लॉन्ग टर्म काउजेज़ को देख रहे थे। तो लॉन्ग टर्म रीजंस में हम सबसे पहले पॉलिटिकल काउजेज़ को अगर देखें तो हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने सब्सिडरी अलायंस लाई, किसके द्वारा लाई गई थी, वेलेस्ली के द्वारा। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे पैरामाउंसी एस्टेब्लिश करने के लिए इंडियन किंगडम्स को ख़त्म किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। और तो और हमने ये देखा कि किस तरह से डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लाई थी। तो ये सब चीज़ें जो है इंडियंस को पसंद नहीं आ रही थी, इंडियन किंग्स को भी पसंद नहीं आ रही थी। अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन कौन राज्य इसके चपेटे में आए, तो हमें सतारा देखने को मिलता है 1848 में, झांसी के साथ हुआ ये 1853 में, है ना। तो ये हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। हमने अवध का केस देखा। अवध के केस में अवध को जो है मिस गवर्नेंस के लिए जो है उनका राज्य ले लिया गया था अवध का, और ये किया गया था इनके द्वारा 1856 में, 1856 में। हम पढ़ चुके हैं ये चीज़, एक बोगस रिपोर्ट बनाई गई थी, पहले स्लीमैन था, फिर उसके बाद आउटरैम को भेजा गया था। हम आउटरैम रिपोर्ट के बारे में देख चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने कई राज्यों के जो कोर्ट्स थे वहाँ पर अपने रेजिडेंट्स बिठा करके रखे थे। ये जो रेजिडेंट्स होते थे ये अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न लेते थे और रूलर्स की एक तरह से फ्रीडम को छीन लेते थे। उनकी रूलर्स की आर्म्ड फोर्सेस को डिसबैंड कर दिया जाता था, और तो और उनका जो रेवेन्यू था और उनकी जो टेरिटरी थी उसको भी धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज करके ले लिया जाता था। तो ये चीज़ें तो ऑब्वियसली पसंद नहीं आएंगी लोगों को, तो इस वजह से लॉन्ग टर्म ग्रज था लोगों के अंदर। इसके अलावा हमने देखा कि ये अंग्रेज़ जो है वो क्या करेंगे, ये जो है बहादुर शाह जफ़र को ह्यूमिलिएट करेंगे। वन अनदर पॉलिटिकल काउज जो हम देख रहे हैं वो ये कि ये बहादुर शाह जफ़र को ह्यूमिलिएट करेंगे और ये कहेंगे कि अब के बाद आपका जो पुत्र है उसको एज अ शहंशाह हिंदुस्तान रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। ये बात डलहौजी द्वारा कही गई थी कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो आखिरी शहंशाह हिंदुस्तान होंगे। हिज सन वुड नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज शहंशाह हिंदुस्तान। इनके पुत्र को शहंशाह हिंदुस्तान की तरह रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। और तो और इन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने कि मुग़ल किंग का जो नाम था वो अब से कॉइन्स के ऊपर से हटा दिया। कंपनी के द्वारा जो कॉइन्स मिंट किए जाते थे, जो मुद्राएं मिंट की जाती थी, उनके ऊपर से, सिक्कों के ऊपर से मुग़ल राजा का नाम हटा दिया गया। और हम देखेंगे कि 1849 में, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी जो है अनाउंसमेंट करेगा कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद जो राजा की जो फैमिली है उन्हें जो है रेड फोर्ट छोड़ना पड़ेगा, उन्हें लाल किला छोड़ना पड़ेगा और उन्हें दिल्ली में अलग जगह दी जाएगी रहने के लिए। तो ये भी कहा गया था डलहौजी के द्वारा, 1849 में ये बात कही गई थी। ओके। तो बाकी इसके अलावा हम एक और चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो ये कि 1856 में, 1856 में, ये बात मैं ऑलरेडी अभी अभी बता चुका हूँ आपको कि इस समय जो गवर्नर जनरल था, कैनिंग आ चुका था एंड में। तो कैनिंग ये डिसाइड करेगा कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो लास्ट मुग़ल किंग होगा, और उसके बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनका कोई भी डिसेंडेंट जो है उसको एज अ किंग रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। इसके बाद बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके डिसेंडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ प्रिंस कहा जाएगा, उनको एज अ किंग रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से क्या होगा, इन सब चीज़ों से ये होगा कि जो मुस्लिम्स थे देश में, उन लोगों की जो फीलिंग्स है वो हर्ट हो जाएगी और वो लोग इस चीज़ से खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो ये देखेंगे कि जो तैमूर का जो घराना था, हाउस ऑफ तैमूर इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड, है ना। और साथ ही साथ हम एक और एग्ज़ाम्पल जो देखेंगे वो ये है कि कार्नेटिक के
जो राजा थे उनके टाइटल्स लिए जाएंगे, तंजौर के राजा के भी टाइटल्स ले लिए जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। एक और कारण जो हमें देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म काउजेज़ में, वो है अब्सेंटी सोवर्निटी का। तो यानी कि यहाँ पर जो देश का सॉवरन है, या हम कह सकते हैं जो देश को रूल कर रहा है एक तरह से, जो कन्क्वरर है वो खुद प्रेजेंट नहीं है भारत के अंदर, है ना। क्योंकि क्वीन विक्टोरिया तो इंग्लैंड में है, और यहाँ पर राज्य कौन चला रहे हैं, उनके नौकर चला रहे हैं। मतलब कोई भी जॉब पे आ रहा है कुछ सालों के लिए, फिर वापिस चला जा रहा है। जो एक्चुअल रूलर है वो यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं। जबकि हम इंडियन हिस्ट्री के पुराने एग्जाम्पल्स देखें तो जितने भी कन्क्वरर भारत में आएंगे वो भारत में सेटल हो जाएंगे, वो इंडियनाइज्ड हो जाएंगे। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल मुगल्स की बात करते हैं, तो जब वो भारत में आए तो वो भारत में ही सेटल हो गए और इंडियनाइज्ड हो गए, ठीक है। जबकि और उन सब केसेस में ड्रेन भी नहीं होगा वेल्थ का, जबकि जो पैसा होगा वो भारत में ही इन्वेस्ट होगा, है ना। और अगर हम ब्रिटिशर्स का केस देखें, ब्रिटिशर्स खुद लंदन में रहेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ भारत से लंदन को होगा। तो इस तरह से एलियनेशन बढ़ेगा, लोगों का जो है कोई कनेक्ट नहीं होगा रूलर के साथ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि हमारा रूलर है कौन। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है एक कंसेप्ट जिसको कहते हैं पैक्स ब्रिटानिका। अंग्रेज जो है पैक्स ब्रिटानिका का कंसेप्ट फॉलो करते थे। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द कंट्री ब्रिटिश एम्पायर की हेजीमनी होनी चाहिए। पैक्स ब्रिटेनिया का अर्थात इन्हें अपने रूल को एक्सपेंशन करना है, थ्रू आउट द कंट्री ब्रिटिश एम्पायर की हेजीमनी होनी चाहिए। हमें बाकी स्टेट्स को एनेक्स करना है, हमें उनकी आर्मी को डिसबैंड करना है। इस तरह से हम देखेंगे कि इंडियन स्टेट्स के जो सोल्जर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस भरे होंगे अंग्रेज़ों के रूल के अगेंस्ट। अगर हम, ये थे पॉलिटिकल काउजेज़ लॉन्ग टर्म में जो थे। अब हम लॉन्ग टर्म में एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक काउजेज़ पर फोकस करेंगे। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक काउजेज़। तो इसमें हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक तो अंग्रेज़ क्या करते थे, इंडियंस को प्रमोशन नहीं देते थे। इंडियन जो सिपाही वगैरह होंगे उनको लोअर लेवल पर ही रखा जाता था, है ना। इवन ऑफिसेज वगैरह में भी, सिविल जॉब्स में भी प्रमोशन नहीं दी जाती थी इंडियंस को, उनको हमेशा लो लेवल पर ही रखा जाता था। तो नो प्रमोशन की पॉलिसी वो फॉलो करते थे। और तो और जो इंडियन ऑफिशियल होता था उसकी जो सैलरी होती थी वो 1/3 ऑफ यूरोपियन ऑफिशियल होती थी, ठीक है। यूरोपियन ऑफिशियल की जितनी सैलरी होगी उसकी लगभग 1/3 होती थी इंडियन ऑफिशियल की सैलरी। तो यानी कि 1/3 सैलरी, कम सैलरी दी जाती थी भारतीयों को। तो ये चीज़ भी भारतीयों को पसंद नहीं थी, उनके साथ प्रमोशन नहीं की जा रही थी उनकी, वो चीज़ भी उनको पसंद नहीं थी। हालांकि हम देखेंगे कि थॉमस मुनरो जो है वो थोड़ी कोशिश करेगा भारतीयों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की, पर खैर ये सब चीज़ें तो फिर भी एग्जिस्ट करेंगी ही कि भारतीयों को प्रमोशन नहीं दी जा रही। और तो और उनकी सैलरी भी सेम काम के लिए कम है। एक गोरा व्यक्ति जो काम कर रहा है, अगर वही काम एक भारतीय व्यक्ति करेगा तो उसकी सैलरी 1/3 होगी उस गोरे व्यक्ति के मुकाबले। अगर हम इकोनॉमिक काउजेज़ देखें जिसकी वजह से भारतीयों में ग्रीवेंसेस थे, तो उसमें हमें देखने को मिलता है जो अंग्रेज़ों ने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स लाई थी अलग अलग, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। हमने रैयतवारी को देखा है, हमने महलवारी सिस्टम को भी देखा है कि कैसे ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, हमने ज़मींदारी सिस्टम को भी देखा है कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये सब सिस्टम जो है वो धीरे धीरे इंडियन पीजेंट्स की जो है कमर तोड़ देंगे, उन्हें और ज़्यादा पुअर और गरीब बना देंगे। तो इस तरह से, इस वजह से भी भारतीय लोग जो है वो पसंद नहीं थे। और तो और इनका जो जुडिशियल सिस्टम था अंग्रेज़ों का, जो न्यायिक व्यवस्था थी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी वो। एक आम व्यक्ति को अगर
न्याय पाना है तो उसे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने भारतीय ट्रेड को डिस्ट्रॉय किया, भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय किया, है ना। भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, भारतीय इंडस्ट्री को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया। तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। और तो और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी नहीं की भारत के अंदर। इसके अलावा ज़मींदारों की भी जो ज़मीनें हैं वो कॉन्फिस्केट की गई थी बाय क्रिएटिंग इनाम कमीशन। ये भी हम देख चुके हैं कि जो एज अ इनाम जो लैंड दी जाती थी गिफ्ट में, उस लैंड को कॉन्फिस्केट किया गया था 1852 में अंग्रेज़ों के द्वारा बॉम्बे स्टेट के अंदर, है ना। ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से ताल्लुकदार को उनकी लैंड से डिस्पोजेस किया जाएगा। कार्ल मार्क्स ने भी इस पीरियड में 1853 के पीरियड में कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने कहा था कि ये ब्रिटिश इंट्रूडर्स ही हैं जिन्होंने इंडियन हैंडलूम को डिस्ट्रॉय किया था और इंडियन स्पिनिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया था। तो कार्ल मार्क्स ने भी इस चीज़ के बारे में अपने आर्टिकल्स में लिखा था उस समय पर। अगर हम सोशल रीजंस की बात करें, लॉन्ग टर्म सोशल रीजन की वजह से कि जो जिन्हें हम रीज़न कह सकते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए, जिस वजह से लोगों को गुस्सा था सोशल रीजंस जो अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए, उसमें हमें देखने को मिलता है एक तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। ये लोग रेशियली डिस्क्रिमिनेट करते थे भारतीयों के साथ। ये लोग वाइट मैन्स बर्डन मानते थे भारतीयों को, क्योंकि इनका मानना था कि भारतीय जो हैं वो सिविलाइज्ड नहीं हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर बोझ है कि हमें इन्हें सिविलाइज्ड बनाना पड़ेगा। तो वाइट मैन्स बर्डन कहा जाता था इस चीज़ को। इनका मानना था कि जो गोरी रेस है, जो वाइट रेस है, वो प्योरेस्ट रेस है। जो ये भूरे व्यक्ति हैं, जो ये काले व्यक्ति हैं, ये लोग प्योर नहीं हैं। इवन अगर कोई गोरा व्यक्ति क्राइम भी कमिट किया करता था तो उसे पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। इसके अलावा सोशल रीजन्स में हम जो देखेंगे वो ये कि ये भारत के जो रिलीजन है, भारत का जो कल्चर है, उसके अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे। हम देखेंगे कि जब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद से भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज़ की एंट्री शुरू हो जाएगी और वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ धीरे धीरे लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश भी करेंगे। बाकी हमने देखा कैसे इन्होंने 1829 में सती को एबॉलिश किया था। ऑब्वियसली वो चीज़ भी कई लोगों को पसंद नहीं आएगी। इनके द्वारा जो वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी, जो लोगों को एंग्लिसाइज किया जा रहा था, वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। जो इनके वेस्टर्न एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स होते थे, लोग उन्हें शैतानी दफ्तर भी कहा करते थे। वो कहते थे कि ये तो शैतानी दफ्तर हैं, यहाँ पर जाके लोगों को बदल दिया जाता था। वो इन्हें एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ कन्वर्जन भी देखते थे, इसलिए इन्हें शैतानी दफ्तर कहते थे। और तो और हम देखेंगे 1850 में ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे रिलीजियस डिसएबिलिटीज़ एक्ट। हम पढ़ चुके हैं इस एक्ट के बारे में ऑलरेडी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बता दूं, इस एक्ट में क्या होता था, जब कोई पुत्र अपना धर्म बदल देता था तो जो पिता है वो उसको अपनी प्रॉपर्टी के राइट से हटा नहीं सकता। अगर कोई पुत्र हिंदू से क्रिश्चियन बन गया है तो पिता उसको प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता, उस बच्चे का उस प्रॉपर्टी पर हक बना रहेगा। तो ये था रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट जो कि 1850 में लाया गया था। इसके अलावा 1856 में 1856 में इन लोगों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा विडो रीमैरिज एक्ट। तो इस एक्ट को लेकर भी कई लोगों को ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगा। तो विडो रीमैरिज एक्ट एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंट हुआ है, इम्प्लीमेंट तो ये कैनिंग के समय पर हुआ है, ठीक है। पर इसकी जो ड्राफ्टिंग थी, ठीक है, जब भी ये बिल ड्राफ्ट हुआ, ड्राफ्टिंग इसकी डलहौजी के समय पर हुई है। तो ये आपको ये डिफरेंस आना चाहिए। अगर कभी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो कैनिंग
होगा, अगर कोई ऐसा इस टाइप का कंफ्यूजिंग ऑप्शन होगा ना, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। इम्प्लीमेंटेशन कैनिंग के समय में हुई है, ड्राफ्टिंग इसकी डलहौजी के समय में हुई है, इसलिए हम नॉर्मली डलहौजी को एट्रीब्यूट करते हैं इस चीज़ के लिए, विडो रीमैरिज एक्ट के लिए। तो कीप दिस डिफरेंस इन माइंड। नॉर्मली तो डलहौजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, पर अगर कभी यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो उस सिचुएशन में कीप दिस इन माइंड। ओके, अब हम अगर मिलिट्री के रीजंस की बात करें, सिपोए की ग्रीवियंसेस की बात करें, जो लॉन्ग टर्म में हम देखें, इमीडिएट में तो हमने देख लिया कि एनफील्ड राइफल थी, इमीडिएट स्पार्क, है ना। पर अगर हम लॉन्ग टर्म में मिलिट्री के अंदर के रीजंस की बात करें, जो लॉन्ग टर्म रीजंस होंगे 1857 के रिवोल्ट के लिए, तो उसमें हमें देखने को मिलता है, एक तो सैलरी और अलाउंसेस के, भारतीयों सैनिकों की जो सैलरी और अलाउंसेस थी वो कम कर दी गई थी फ्यूचर में, है ना। साथ ही साथ जो ये सिपॉय है ना, एक तरह से इसके लिए एक और टर्म यूज़ की गई है। इसके लिए जो टर्म यूज़ की गई है वो है पीजेंट इन यूनिफॉर्म। ठीक है, पीजेंट इन यूनिफॉर्म टर्म यूज़ की गई है इसके लिए, वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो सोल्जर्स होते थे, वो सिपॉय जो थे, वो एक गांव से ही तो आते थे, है ना। और फिर गांव में जब ये वापस जाते थे तो ये देखते थे मेरे लोगों के साथ गांव में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, तो ये सब चीज़ इन लोगों को दिखती थी जब ये वापस गांव जाते थे। तो इस तरह से पीजेंट इन यूनिफॉर्म की टर्म यूज़ की गई है इनके लिए, सैनिकों के लिए। तो सैनिकों को भी सैलरी और अलाउंसेस इनकी कम कर दी गई थी। इनको भी आर्मी के अंदर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया करना पड़ता था। अंग्रेज जो होते थे वो इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे, इंग्लिश ऑफिसर्स। और तो और इनको ज़बरदस्ती फॉरेन कंट्रीज़ में सर्व करने के लिए भेजा गया था, बर्मा में ज़बरदस्ती भेजा गया था, अफ़गानिस्तान में भी ज़बरदस्ती भेजा गया था। 1824 में जो है सिपाहियों को बोला गया कि तुमको बर्मा जाना है सी रूट से, ठीक है, समुद्र से होकर के कंपनी के लिए लड़ने के लिए। तो सिपाहियों ने मना कर दिया ऑर्डर को फॉलो करने से। हाँ, बाद में हालांकि वो मान गए कि लैंड रूट से के थ्रू जाने के लिए वो तैयार हो गए थे, क्योंकि उस समय क्या होता था, भारतीय समाज में ऐसी भी प्रथा थी कि अगर आप समुद्र पार करके कहीं जा रहे हो तो आप फिर अपना धर्म खो दोगे, है ना। तो और साथ ही साथ बाद में अगर हम इन्हीं मिलिट्री काउजेज़ में लॉन्ग टर्म में देखें, एक ये भी कि लैंड को एज अ जागीर गिफ्ट देना बंद कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। अब ज़मीन को एज अ जागीर गिफ्ट नहीं किया जाता था, है ना। सोल्जर्स को लैंड गिफ्ट में नहीं मिलती थी। तो ये भी एक नाराज़गी है लॉन्ग टर्म में। और तो और सोल्जर्स की स्पेशल प्रिविलेजेस जो थी वो भी विड्रॉ कर ली गई थी इनके द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले फ्री पोस्टल सर्विसेज थी सोल्जर्स के लिए, बाद में उसको भी बंद कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। पोस्ट ऑफिस एक्ट जो था 1854 का, उसमें इस प्रिविलेज को ले लिया गया था। फिर हमने देखा कि कैसे फॉरेन लैंड में भेजा जाएगा। 1854 में इनको क्रीमिया वॉर के लिए भी भेजा जाएगा, है ना। इनके द्वारा संथाल रेविलियन को भी क्रश किया जाएगा 1854 में। तो जब संथाल रेविलियन को क्रश किया जाएगा, हमने देखा इट वाज वन ऑफ द ब्लडिएस्ट। तो ये लोग देखेंगे कि हम लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं, तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगेगी। और तो और 1856 में हम देखेंगे कि डलहौजी के द्वारा जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट लाया जाएगा। किसके द्वारा लाया जाएगा ये डलहौजी के समय पर लाया जाएगा। और इस एक्ट में क्या था कि कंपलसरी सर्विस करनी पड़ेगी आपको, किसी भी रीजन में आपको बोला जाए आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर होता क्या था भारतीय सैनिकों के साथ, अगर वो जाते थे, जब वो वापिस आते थे वहाँ पर फॉरेन कंट्री में सर्व करके, तो उनको अपने ही समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। क्योंकि ये अज्यूम किया जाता था कि तुम लोगों ने वहाँ पर अपने धर्म की चीज़ें फॉलो नहीं की होंगी, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया है। तो उनको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता था सोसाइटी के द्वारा। तो इस वजह से सोल्जर्स जो है वो मना करते थे जाने से। तो फिर इन्होंने जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट ला दिया 1856 में, और ये कहा गया कि तुमको कंपल्सरली सर्विस करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी रीजन में हम कहें तुम्हें वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और तो और 1856 में एक और अफवाह फैली थी, वो ये कि सैनिकों के लिए जो खाना है उसमें जो आटा है, उस आटे में जो है हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है, उसमें बोन डस्ट मिलाई जाती है। ये भी अफवाह फैली थी उस समय पर।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये सब ग्रीवियंसेस थे, ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से सोल्जर्स जो है नाराज़ थे। और 1857 में फाइनली स्पार्किंग पॉइंट के रूप में जो रीज़न आता है वो है एनफील्ड राइफल का रीज़न। ओके, और ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल फैक्टर भी प्ले होगा, जैसे ब्रिटिशर्स की पिटाई होती है इस पीरियड में क्रीमिया के अंदर, है ना। और तो और संथाल रेबेलियन में भी काफ़ी रेजिस्टेंस मिलती है, अंग्रेज़ों की पिटाई भी होती है काफ़ी। तो ये जैसे क्रीमिया की पिटाई होगी अंग्रेज़ों की, संथल रेबेलियन में रेजिस्टेंस जो होगी, ये एज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करेगी। एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा लोगों को माइंड में कि ये कर सकते हैं तो हम भी अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। अगर हम कंपोजिशंस की बात करें, इनमें सोल्जर्स की जो कंपोजिशन होती थी, तो बहुत सारी हम देखेंगे कि पीजेंट फैमिली से, बंगाल से भी लोग जाते थे। और अवध के रीजन से हम देखेंगे कि राजपूत और ज़मींदार भी थे आर्मी के अंदर। और तो और अलग अलग थे, मतलब हेट्रोजेनियस थी ब्रिटिश आर्मी जो थी। पर हम देखेंगे कि सभी के सभी जो है वो डिसपजेस हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, सबके अंदर कुछ ना कुछ ग्रीवियंसेस होंगी। तो ये सब चीज़ें थी। ओके, जो फिर हमने देखा कि रिएक्शन आएगा फिर 2 फरवरी उन 1857 को उन 19th नेटिव इन्फेंट्री से रिएक्शन आएगा। 29 मार्च 1857 को 34th नेटिव इन्फेंट्री जो कि मंगल पांडे की जिसमें था, वहाँ पर मंगल पांडे वाला इंसिडेंट होगा। और फिर फाइनली 10 मई 1857 को बूम 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 की शुरुआत हो जाएगी और एक तरह से रिवोल्ट की शुरुआत हो जाएगी। अब हम बात करेंगे रिएक्शन की, कंपनी के रिएक्शन की। रिवोल्ट तो भारतीयों की तरफ से शुरू हो चुका, पर कंपनी का जो रिएक्शन होगा उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। रिएक्शन फ्रॉम द कंपनी। तो हमने देखा कि काफ़ी बड़े स्केल पर शुरुआत होगी सिपाहियों के द्वारा रिवोल्ट करने की। तो कंपनी डिसाइड करेगी कि हम अपनी पूरे ज़ोर से जो है इस रिवोल्ट को सप्रेस करेंगे, हम अपने पूरा दमखम लगा के इसको सप्रेस करेंगे। तो ये कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। कंपनी जो है इंग्लैंड से री इन्फोर्समेंट बुलाएगी, इंग्लैंड से गोरे सोल्जर्स को बुलाया जाएगा, री इन्फोर्समेंट्स बुलाई जाएंगी इंग्लैंड से, क्योंकि अब इन्हें ब्राउन मुंडों के ऊपर ट्रस्ट कम था। साथ ही साथ गोरखा सैनिकों को भी लाया जाएगा, कुछ सैनिक मद्रास से भी लाए जाएंगे इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। और तो और नए लॉज पास किए जाएंगे अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि कन्विक्ट्स जो हैं रिवोल्ट के, उनको आसानी से सज़ा दी जा सके। सॉरी। तो नए लॉज लाए जाएंगे ताकि आसानी से रेबल्स को जो है वो कन्विक्ट किया जा सके। और फिर ये धीरे धीरे जो है रिवोल्ट सेंटर्स की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। तो इस समय पर क्या था कि अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन बिछा ली थी काफ़ी हद तक, और टेलीग्राफ लाइंस भी बिछा चुकी थी। तो इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा अंग्रेज़ों को, रेलवेज़ का यूज़ करेंगे वो ट्रूप्स को फटाफट ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे ही उन्हें पता चलता था कि किसी जगह पर रिवोल्ट शुरू हो चुका है, तो फट से रेलवे से अपने सैनिकों को वहाँ ले जाते थे। टेलीग्राफ लाइंस की भी इन लोगों को एडवांटेज मिलेगी कम्युनिकेट करने में, कि कहाँ पर क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कहाँ पर रिवोल्ट शुरू हो गया, कहाँ पर सैनिक भेजने हैं। तो इस तरह से एडवांटेज मिलेगी इनको स्ट्रेटजिकली। और हम देखेंगे कि अंग्रेज़ इस समय पर जो है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉलो करेंगे। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अगर आपको पता नहीं है तो यानी एक तरफ आप अच्छा भी बिहेव करते हो अच्छा करने पर, और अगर कुछ गड़बड़ करे तो आप पनिश भी करते हो। यानी कि कुछ अच्छा किया तो आप गाजर पकड़ाते हो, कुछ बुरा किया तो आप डंडा मारते हो। तो इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो इन्होंने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉलो की। इन्होंने कहा कि अगर आप रिवोल्ट को छोड़ दोगे और तो हम आपकी ग्रीवियंसेस को जो है वो सॉल्व करेंगे, आपकी जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम को सॉल्व करेंगे। आप रिवोल्ट को छोड़ दो, आपको आपकी ज़मीन भी लौटा दी जाएगी वापस, आपको आपकी ज़मीन लौटा दी जाएगी। आप रिवोल्ट को छोड़ दो, आप वापिस अपने रेजिमेंट को चले जाओ। अगर आपने किसी
ब्रिटिश ऑफिशियल्स को नहीं मारा है तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर आपने किसी ब्रिटिश ऑफिशियल को नहीं मारा है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से ये कैरेट पकड़ाएंगे, है ना। अ, तो हम देखेंगे कि रेबेलियन जो था पंजाब के एरिया में ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि इस समय पंजाब में एक जेम्स लॉरेंस करके जो ऑफिशियल था, उसने वहाँ पर रोका रिवोल्ट को फैलने से। जेम्स लॉरेंस ने, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी। ओके। तो जैसा हमने देखा कि रिवोल्ट शुरू हुआ था 10 मई को। फिर हम देखेंगे सितंबर 1857 में जो है दिल्ली को फिर से वापस कैप्चर कर लिया जाएगा अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ सितंबर 1857 में फिर से दिल्ली को वापस कैप्चर करेंगे। ये लोग दिल्ली से ही शुरुआत क्यों करते हैं? ये दिल्ली से शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि दिल्ली से एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि दिल्ली में जो है लीडर जो इन्होंने बनाया था रिवोल्ट का, बहादुर शाह जफ़र को, तो वो दिल्ली में ही थे। तो इन्होंने दिल्ली से शुरुआत की, दिल्ली को इन्होंने रिकैप्चर किया ताकि इसका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी क्रिएट हो। तो दिल्ली को कैप्चर करने के लिए एफर्ट किए गए थे एक अंग्रेज़ ऑफिशियल के द्वारा, जिसका नाम था जॉन निकलसन। पर जॉन निकलसन सक्सेसफुल नहीं होंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर से ब्रिटिशर्स गुस्से में आएंगे कैप्चर करने के लिए दिल्ली को। तो फिर ये कैप्चर कर लेंगे सक्सेसफुली। बहादुर शाह जफ़र को भी कैप्चर किया जाएगा, और बहादुर शाह जफ़र को फिर कैप्चर करके रंगून को भेज दिया जाएगा। बहादुर शाह जफ़र को, बहादुर शाह जफ़र के पुत्र और पोते को, सन एंड ग्रैंडसन को मारा जाएगा लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा, इनको मारा जाएगा। और कुछ जो है इनका एक बेटा, शायद ऐसा कहा जाता है, वो नेपाल को भी भाग गया था। ठीक है, एक प्रिंस जो था वो नेपाल को भी भाग गया था। तो इस तरह से दिल्ली जो है अंग्रेज़ों के सामने गिर जाएगी, और इसका इम्पैक्ट जो है रिवोल्ट के बाकी सेंटर्स के ऊपर भी डेफिनेटली पड़ेगा, कि जहाँ पे लीडर्स जो है वो अब हार चुके हैं, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही बाकी रिवोल्ट सेंटर्स के ऊपर। तो लास्ट मुग़ल एम्परर जो थे बहादुर शाह जफ़र, उनको जो है सज़ा सुनाई दी जाती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। उन्हें जीवन कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इनकी आंखों के सामने जो है इनके पुत्रों को मारा जाता है। बहादुर शाह जफ़र और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल को रंगून में भेज दिया जाता है जेल में, अक्टूबर 1858 में। इन दोनों को, बहादुर शाह जफ़र और उनकी 1858 में बहादुर शाह जफ़र और उनकी वाइफ जो हैं बेगम जीनत महल, उनको भेजा जाता है जेल में। और तो और वहीं रंगून की जेल में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु होगी नवंबर 1862 में। नवंबर 1862 बहादुर शाह जफ़र विल डाई इन द जेल ऑफ रंगून। और वहीं हम देखेंगे जो रिवोल्ट का सप्रेशन हो रहा था, तो सितंबर 1857 में हमने देखा दिल्ली कैप्चर हुआ, और दिसंबर 1857 में हम देखेंगे कि कानपुर को रिकैप्चर किया जाएगा कॉलिन कैंपवेल के द्वारा। कॉलिन, जस्ट वेट, किसके द्वारा? कॉलिन कैंपवेल के द्वारा, कैंपवेल के द्वारा रिकैप्चर किया जाएगा। किसको? कानपुर को रिकैप्चर किया जाएगा। और ये कब होगा? ये होगा दिसंबर 1857 में। तो कानपुर में जो लीडर थे कौन थे? नाना साहिब थे, है ना। तो नाना साहिब जो है वो नेपाल को भाग जाएंगे, नेपाल को एस्केप कर जाएंगे। एक्चुअली पहले वो गुजरात जाएंगे। गुजरात में जो है गायकवाड़, गुजरात के जंगलों में छिपने के लिए जाएंगे, वो गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे वो। तो वहाँ पर गुजरात में जो राजा थे गायकवाड़, वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे अंग्रेज़ों को कि इधर छिपे हुए हैं वो, और फिर वहाँ से वो भाग जाएंगे नेपाल की तरफ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो एक स्टोरी ये भी है कि वो गुजरात में ही साधु बन करके रहेंगे। और फिर जो तांत्या टोपे थे नाना साहेब के साथी, वो जो है रानी लक्ष्मीबाई को जा कर के ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तांत्या टोपे जो है वो जाकर
रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन करेंगे, लक्ष्मीबाई को। और फिर लखनऊ को भी अंग्रेज़ रिकैप्चर कर लेंगे, लखनऊ को। और ये होगा आपका लगभग मार्च 1858 में लखनऊ को भी रिकैप्चर कर लेंगे अंग्रेज़। और रानी लक्ष्मीबाई ने जो है सिंधिया से मदद भी मांगी थी इस दौरान, ठीक है, कि भाई हम भी मराठा तुम भी मराठा आओ मदद करो, तो सिंधिया ने मना कर दिया था। तो हम देखेंगे कि अब जो है एक मराठा दूसरे मराठा की मदद करने नहीं आ रहा। तो रानी लक्ष्मीबाई को भी हरा दिया गया था और उनको मार दिया गया था जून 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई को भी जो है मार दिया जाएगा। और तांत्या टोपे जो है वो सेंट्रल इंडिया के जंगलों की तरफ एस्केप हो जाएंगे, भाग जाएंगे, और वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे वो गुरिल्ला वॉरफेयर अंग्रेज़ों के साथ। और उनकी मदद करेंगे कई सारे ट्राइबल और पीजेंट लीडर्स इस गुरिल्ला वॉरफेयर में। तांत्या टोपे फिर कैप्चर किए जाएंगे लेटर ऑन, और फिर उनको मारा जाएगा। एक्चुअली तांत्या टोपे को उनके अपने ही साथियों ने पकड़वाया था उनको। तो तांत्या टोपे को मारा जाएगा अप्रैल 1859 में, अप्रैल 1859। तांत्या टोपे वन ऑफ द लास्ट लीडर्स बचे हुए थे 1857 के रिवोल्ट के। तो हमने देखा कि किस तरह ये होगा। हमने ये भी देखा कि 1858 में जो है रानी लक्ष्मीबाई को डिफीट किया जाएगा जून 1858 में। तात्या टोपे जो है सेंट्रल इंडिया के जंगलों में भाग जाएंगे, वहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ेंगे ट्राइबल और पीजेंट लीडर्स की मदद से, पर उनको भी कैप्चर कर लिया जाएगा और फिर मार दिया जाएगा बाद में। कैप्चर करने के बाद सज़ा सुना के उनको मार दिया जाएगा अप्रैल 1859 में। तो झांसी की बात अगर हम करते हैं, झांसी फॉल ऑफ झांसी जो होगा वो 1858 में अप्रैल में होगा, है ना। रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया जाता है, और इस तरह से इस पीरियड तक अब अंग्रेज जो है मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ लोकेशंस को सप्रेस कर चुके हैं रिवोल्ट को। तो रानी लक्ष्मीबाई को जिसने हराया था, उसका नाम था कैप्टन ह्यूज रोज। तो उसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि देखो, हियर ले द वुमन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। यहाँ पर वो महिला पड़ी हुई है जो रेबल्स के बीच में इकलौती मर्द थी। तो यानी एक तरह से तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ही बहादुर थी रानी लक्ष्मीबाई। तो हम देख चुके हैं तात्या टोपे को भी कैप्चर कर लिया जाएगा। और फिर बरेली को भी मई और जुलाई का जो पीरियड था 1858 का, उसमें बरेली को भी कैप्चर कर दिया जाएगा। बरेली में जो लीडर थे खान बहादुर, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। और जगदीशपुर का जो रीजन था, कौन सा रीजन, जगदीशपुर का जो रीजन था, वहाँ पर जो लीडर थे कुंवर सिंह, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो हम अभी ये जो हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड रोहिलखंड रीजन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से लीडर्स जो हैं वो मारे जाएंगे। तो लीडर्स मारे जाएंगे तो ऑब्वियसली रिवोल्ट फिर अपने आप ही सप्रेस हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स फिर जो है ये भी कोशिश करेंगे कि लोगों की लॉयल्टी को वापस फिर से जीत सकें। तो इसलिए वो रिवॉर्ड्स अनाउंस करेंगे किन के लिए, ऐसे लैंड होल्डर्स के लिए जो उनके साथ लॉयल रहे। और वो ये भी कहेंगे कि आप लोगों को अपने ट्रेडिशनल राइट्स आपकी ज़मीन के ऊपर दिए जाएंगे, आपकी ज़मीन के ऊपर आपका ही हक रहेगा, आपको आपके ट्रेडिशनल राइट्स जो है वो दिए जाएंगे। ऐसे लोग जिन लोगों ने रेबेल तो किया था, उनको कहा गया कि आप फिर से अपने आप को सबमिट कर दो ब्रिटिशर्स को। अगर आपने किसी गोरे व्यक्ति को नहीं मारा है तो आप लोगों को सेफ रखा जाएगा, आप लोगों की जो ज़मीन है आप वो भी आपको वापस दे दी जाएगी, आपसे छीनी नहीं जाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे बहुत सारे सैनिक, रेबल, नवाब और राजा जो है, कुछ को हैंग कर दिया जाएगा, कुछ को मारा जाएगा, और बाकियों को ये फिर कैरेट देकर वापस भी बुला लेंगे अच्छी अच्छी बातें बोल करके। अगर आपने जैसे किसी अंग्रेज़ को नहीं मारा है तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपके साथ कुछ नहीं किया जाएगा।
तो इस तरह से ये रिवोल्ट को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लीडर्स की बात करते हैं कि कौन से रीजन में कौन से लीडर थे, तो आपको ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा दिल्ली में जो जिसने लीड किया वो थे बहादुर शाह जफ़र के सेनापति जनरल बख्त खान। और कानपुर में हमने देखा, कानपुर में थे नाना साहेब, ओके। और लखनऊ में थी बेगम हज़रत महल, बरेली में थे खान बहादुर, बिहार में थे कुंवर सिंह, और फैज़ाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और बागपत नाम की एक जगह है, ठीक है। अगर आपको फिर से नहीं पता बागपत कहाँ है, यू कैन गूगल इट, ताकि आप लॉन्ग टर्म में रिटेन कर सको इसको अपने माइंड में। तो बागपत के जो लीडर थे बागपत में, रिवोल्ट के लीडर, वो थे शाहमल, ओके। बाकी थोड़ा बहुत मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर मे बी कभी मैच द फॉलोइंग की टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है कि दिल्ली को सप्रेस करने के लिए जो लीडर्स, जो मतलब कि ब्रिटिश ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, वो थे लेफ्टिनेंट विलोगबी, ठीक है, विलोगबी एक थे, एक ऑफिसर थे जॉन निकलसन, ठीक है, एक थे लेफ्टिनेंट हडसन, ओके। अगर हम कानपुर की बात करें, कानपुर में सप्रेस करने में जो ब्रिटिश ऑफिशियल इन्वॉल्व थे वो थे, एक थे सर ह्यूज व्हीलर, ओके। एक हमें देखने को मिलेंगे सर कॉलिन कैंपवेल, ओके। अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ को सप्रेस करने के लिए कौन कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल थे, हेनरी लॉरेंस थे यहाँ पर, ठीक है, और ब्रिगेडियर इंग्लिश, ठीक है, ब्रिगेडियर इंग्लिश। अगर हम बात करें लखनऊ में ही और ऑफिशियल्स जो हमें देखने को मिलते हैं, वो है हेनरी हैवलॉक भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमें जेम्स आउटरैम देखने को मिलेंगे। झांसी के केस में हमने देखा जिसने लक्ष्मीबाई की तारीफ भी की थी, वो थे सर ह्यूज रोज। और बनारस को सप्रेस करने में भी हम देखेंगे कर्नल जेम्स नील, ओके, कर्नल जेम्स नील। तो ये ऑफिसर्स थे जिन्होंने सप्रेस करने में मदद की थी। अब हम बात करें कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो फेल क्यों हुआ, वाई इट फेल्ड। एक तो देखो ये चीज़ थी कि ये एक वायलेंट रेबेलियन था, ठीक है ना। तो वायलेंट रेबेलियन में क्या होता है, नॉर्मली सोसाइटी की पार्टिसिपेशन कम होती है ना। ऐसे लोग आपको कम ही देखने को मिलेंगे जो कहेंगे बस बहुत हो गया, अब जाके तो जान लेनी है और जान देनी है। ऐसे लोग आपको कम देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से वायलेंट रेबेलियन में पार्टिसिपेशन कम होती है। तो वायलेंट रेबेलियन था, इसलिए सोसाइटी की पार्टिसिपेशन कम थी। और तो और ब्रिटिशर जो है कभी भी किसी प्रकार का वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो वायलेंट रेबेलियन को वायलेंटली ही सप्रेस करते थे। वायलेंस का जवाब वो लोग वायलेंस के साथ देते थे। तो अगर हम इसके टेरिटोरियल एम्बिट्स की बात करें, ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो रिवोल्ट था वो नॉर्थ इंडिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। इट वॉज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो इस वजह से पूरी तरह ये फैला नहीं था, ये भी वन ऑफ द फेलियर का रीज़न था। हमने पंजाब का केस देखा कि पंजाब जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा एक्टिवली, पंजाब को साइलेंट रखा गया था अंडर सर जॉन लॉरेंस। और तो और हम ये भी देखेंगे ईस्ट इंडिया की मदद की जाएगी नेपाल की नेपालीज और सिपाहियों के द्वारा की जाएगी, गुरखास की मदद ली जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। अगर हम आइडियोलॉजिकली देखें इसके फैक्टर्स को, तो आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स में हमें देखने को मिलता है कि थोड़ा लैक ऑफ नेशनलिज्म भी था, ठीक है। नेशनलिज्म इस समय लोगों में उतना नहीं था। लोग सब जो है अपने अपने एरियाज़ को आज़ाद करवाना चाहते थे, कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था, ठीक है। तो हमने साथ में जो है
राजाओं का भी कम सपोर्ट देखने को मिलेगा इस रिवोल्ट में। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका हमें उतना सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमने देखा कि सिख स्टेट जो हो गया, जैसे पटियाला वगैरह का, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना ही नेपाल पार्टिसिपेट करेगा। राजपूतों में हम देखेंगे कि मराठास पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कश्मीर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, निज़ाम भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिंधिया भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि मान लो पटियाला का जो सिख राज्य था, क्योंकि उनको डर था कि अगर इस ये रिवॉल्ट तो मुगल्स को रिवाइव कर रहा है ना, या फिर ये रिवॉल्ट हो सकता है पेशवाशिप को रिवाइव कर लेगा, तो इस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हर एक के माइंड में जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट थे इस समय पर, है ना। जैसे तो इस तरह से ये प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बल्कि हम ये भी देखेंगे कि अंग्रेज़ कहेंगे कि सिंधिया ने जो उनकी मदद की अंग्रेज़ों की, तो सिंधिया इस रिवॉल्ट में ब्रेक वाटर इन स्टॉर्म का रोल निभाएंगे। ब्रेक वाटर इन स्टॉर्म अर्थात पानी के प्रवाह को तूफान के अंदर रोकने का काम किया सिंधिया ने। ये लिखा जाएगा अपनी राइटिंग में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कि सिंधिया ने इस रिवोल्ट के समय पर पानी के प्रवाह को रोकने का काम किया। जो तूफान में पानी का प्रवाह आ रहा था उसको रोकने का काम किया। ही वॉज अ ब्रेक वाटर इन स्टॉर्म। तो अगर सिंधिया जो है वो रिवोल्ट को ज्वाइन कर लेते तो हम लोगों को अपना बैग अगले दिन ही पैक करना पड़ता, ऐसा कैनिंग के द्वारा लिखा गया था। बाकी हम ये भी देखेंगे कि ज़मींदार्स भी लॉयल रहेंगे, बहुत से ज़मींदार्स लॉयल रहेंगे अंग्रेज़ों के प्रति। और तो और जो भारतीय इंटेलिजेंसिया था, जो पढ़े लिखे लोग थे भारतीय समाज में, वो भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एजुकेटेड इंडियन जो है मैक्सिमम इस समय पर अंग्रेज़ों के प्रति लॉयल रहेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज़ जो है भारत को मॉडर्न बनाने का काम कर रहे हैं, भारत के भले का काम कर रहे हैं, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और नॉर्मली अगर आपको देखना हो कि किसी भी रिवॉल्ट को लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना हो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस रिवॉल्ट को सपोर्ट मिले इंटेलिजेंसिया का, ताकि वो इंटेलिजेंसिया डायरेक्शन दिखाए उस रिवॉल्ट को। पर यहाँ पर इस केस में भारत का जो इंटेलिजेंसिया था वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। बाकी हमने प्रिंसली स्टेट्स का देखा, उनके बीच में यूनिटी भी नहीं थी, सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस थे रिवोल्ट के लिए। हर एक जो है वो जो पार्टिसिपेट कर भी रहे थे उनका अपना पर्सनल मोटिव था, उन्हें अपना राज्य वापस पाना था, ना कि वो कलेक्टिवली एज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए लड़ रहे थे। साथ ही साथ हम देखेंगे अगर क्यों ये फेल हुआ, तो एक रीज़न ये भी था कि प्लानिंग नहीं थी इस रिवॉल्ट में, है ना। और तो और आर्मी में लोगों में आपस में ही कास्ट इश्यूज थे। और हम ये भी देखेंगे कि जब लीडर्स कैप्चर हो जाएंगे उसके बाद सैनिकों का जो मोराल है वो टूट जाएगा। अगर हम लीडरशिप की बात करें, पूरे के पूरे रिवोल्ट की लीडरशिप किसको दी गई थी? बहादुर शाह को दी गई थी। बहादुर शाह जफ़र, जो खुद एक बूढ़ा व्यक्ति था, है ना। साथ ही साथ बहुत लोगों को ये भी पसंद नहीं आएगा कि मुग़लों को क्यों लीडर बनाया जा रहा है, तो इस वजह से लीडरशिप में भी इशू थे। और तो और एक और रीज़न जो रिवॉल्ट के फेलियर का था वो है ब्रिटिशर्स के पास सुपीरियोरिटी थी रिसोर्सेज की, ठीक है। देर वॉज ब्रिटिश सुपीरियोरिटी इन केस ऑफ रिसोर्सेज। उनके पास अच्छे वेपन्स थे, जबकि हम इंडियन सोल्जर्स की बात करें तो उन्होंने तो एनफील्ड राइफल यूज़ करने से ही मना कर दिया था, है ना। वो तो तलवार उठा के लड़ने लग गए थे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स के पास सुपीरियर वेपन्स थे, उनके लीडर्स और ऑफिशियल्स भी डिसिप्लिन्ड थे, उनकी सेना भी डिसिप्लिन थी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू का भी उनको सपोर्ट था। तो एक तरह से यहाँ पर तलवार वर्सेस गन की लड़ाई थी, तो ऑब्वियसली गन ही जीतेगी, है ना। और तो और इस पीरियड तक ब्रिटिशर्स ने प्रॉपरली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया था। उनके पास रेलवे था, उनके पास टेलीग्राफ था, उनके पास ऑल दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, जबकि इंडियंस के पास कम्युनिकेशन के लिए इस तरह की एडवांटेज नहीं थी। पर अगर हम ये तो थे रीजंस फेल होने के, पर एक प्रश्न हमारे सामने उठता है, क्या सच में ये रिवॉल्ट फेलियर था? तो नहीं, ये बिल्कुल भी फेलियर, एग्जैक्ट फेलियर भी नहीं था। क्योंकि अगर ये फेलियर होता तो कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों अथॉरिटी से रिमूव किया जाता, और क्यों ब्रिटिश सरकार खुद जो है वो आ जाती ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह पर, है ना। तो ये चीज़ हमें दर्शाती है कि ये कम्प्लीटली फेलियर भी नहीं था।
इस रिवोल्ट ने जो है ब्रिटिश एम्पायर को जड़ से हिला दिया था। ये चीज़ हमें इस चीज़ से पता चलती है। तो अब हम अगर बात करें सिग्निफिकेंस की कि इस रिवोल्ट की सिग्निफिकेंस क्या थी, तो वो ये है कि एक इंडियन हिस्ट्री में जो है एक ग्लोरियस लैंडमार्क था। क्योंकि हम बाद में देखेंगे लेटर ऑन 1907 में एक बुक भी लिखी जाएगी जिस बुक का टाइटल होगा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और इस बुक को लिखा जाएगा वी.डी. सावरकर के द्वारा। सावरकर के द्वारा इस बुक को लिखा जाएगा। और तो और ये बुक जो है ये बैन भी हुई थी, अंग्रेज़ों द्वारा बैन भी की गई थी। और इसी 1907 के पीरियड में हम देखेंगे कि एक मूवमेंट शुरू होगा जिसका नाम था पगड़ी संभाल ओ जट्टा मूवमेंट। पंजाब के एरिया में शुरू होगी ये पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए। तो तोड़ दे गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, तोड़ दे गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें। तो ये मूवमेंट शुरू किया जाएगा अजीत सिंह के द्वारा। जी हाँ, ये वही अजीत सिंह हैं जो कि भगत सिंह के चाचा हैं। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के द्वारा ये मूवमेंट शुरू किया जाएगा, है ना। ये मूवमेंट शुरू किया गया था ताकि 1857 के 50 साल बाद इस चीज़ को रिवाइव किया जा सके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1857 के रिवोल्ट की अपनी सिग्निफिकेंस थी। अगर सिग्निफिकेंस नहीं होती तो क्यों फिर 1915 में जो है जो गदर मूवमेंट के लीडर्स थे वो 1857 को रिवाइव करने की बात करेंगे। हालांकि गदर मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पर इन लोगों की एम थी कि ये 1857 को रिवाइव कर पाएँ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये बिल्कुल भी फेलियर नहीं था, ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। और तो और इसकी सिग्निफिकेंस में हमें देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें देखने को मिलेगी। हिंदू और मुस्लिम मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। और तो और हमें यहाँ देखने को मिलता है, हालांकि एग्जैक्ट नेशनलिज्म का आइडिया नहीं था, पर जो भी है एक यूनिटी का आइडिया तो था ही कुछ हद तक। जो आइडिया ऑफ इंडियन यूनिटी का था, मिल करके भारतीय जो हैं अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। तो ये जो है हमें धीरे धीरे नेशनलिज्म की ओर ही ले जा रही थी ये चीज़। ओके। और तो और ब्रिटिशर्स को प्लासी के बाद ये पहला बड़ा झटका लगा था। तो एक जो वो भावना बनी हुई थी कि अंग्रेज़ों को हराया नहीं जा सकता है, वो भावना ख़त्म हो जाएगी इस रिवोल्ट के बाद। इस रिवोल्ट के बाद लोगों को पता चलेगा कि अंग्रेज़ों को हराया भी जा सकता है। अंग्रेज़ जो हैं वो इनविसिबल नहीं हैं, ठीक है ना। और तो और इस रिवोल्ट में लगभग आधे इंडियन सोल्जर्स ने ही पार्टिसिपेट किया था। तो ये सोचने वाली बात आ गई इस रिवोल्ट से कि अगर सब के सब पार्टिसिपेट करते तो अंग्रेज़ों को हम बिल्कुल ही ख़त्म कर देते। और तो और इस वजह के बाद हमें ये देखने को मिलता है अंग्रेज़ अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाएंगे। चेंजेस ऑफ पॉलिसी बाय ब्रिटिशर्स। अब ये फिर से जो है लिबरल पॉलिसीज़ फॉलो करना शुरू करेंगे। ये लिबरलिज़म को फॉलो करेंगे, है ना। नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक। जो लिबरलिज़म की पॉलिसी थी उसको हटा देंगे ये लोग, और अब ये जो है कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरल पॉलिसी फॉलो करेंगे भारत के लिए। कंजर्वेटिव ब्रांड जो थी इनकी लिबरल पॉलिसी की, अब ये था कि ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे ये भारतीय कस्टम्स वगैरह में, है ना। टॉप टू बॉटम जो रिफॉर्म्स थे वो लाने की कोशिश नहीं करेंगे। और तो और प्रिंसली स्टेट्स की तरफ ये अब फेवरेबल भी व्यवहार रखेंगे। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि इस रिवोल्ट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का खात्मा होगा। रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विल कम टू एन एंड, और अब ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में चीज़ों को लेगा। बाकी हम देखेंगे कि काफ़ी सारे चेंजेस 1857 के बाद जो अंग्रेज़ लाएंगे वो चेंजेस ही सिग्निफाई करते हैं कि ये रिवोल्ट जो है ये फेलियर नहीं था। कोई कह सकता है इसको, कुछ लोग कहेंगे सिपोय म्यूटिनी थी, कुछ लोग कहेंगे नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। अगर हम रिवोल्ट के आउटकम की बात करें तो अलग अलग आउटकम हमें देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक देखने को मिलेंगे, सोशियो कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री में भी अलग अलग इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी फाइनली ये कि
एक कोट है लंदन में, जो एक संडे रिव्यू करके इनकी आती थी मैगज़ीन, या फिर हम कहेंगे राइटिंग, जो भी है। तो उसमें लिखा गया था कि जो 1857 का रिवोल्ट था, उसने ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर को और ज़्यादा कंसोलिडेट किया भारत के अंदर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।